मौर्योत्तर काल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का इतिहास दो भागों में बंट जाता है। मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण हुए और इन आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र अपना अधिकार कायम कर लिया। दूसरी तरफ क्रमशः शुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन एवं वाकाटक आदि वंश स्थापित हुए। ये दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ हुईं। अब हम इन्हीं प्रवृत्तियों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। इस काल के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ। इस काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, ललित विस्तर एवं मंजूषी मूलकल्प हैं। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। मिलिंद पन्हो, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा पाली भाषा में रचित इस ग्रंथ में मिनांडर नामक यूनानी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित इस पुस्तक से हमें पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं का पता चलता है। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है। इसमें उल्लेख है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला। गागी संहिता ज्योतिष की इस पुस्तक में यवनों के आक्रमण का भी उल्लेख है। इससे पता चलता है कि यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुमध्वज, पाटलिपुत्र तक जा पहुँचे। मालविकानिमित्र, कालिदास द्वारा रचित इस नाट्य ग्रंथ से शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। इसमें यवन आक्रमण का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया। थेरावली, इसकी रचना 14वीं सदी के जैन लेखक मेरुतुंग ने की। इस ग्रंथ में उज्जयिनी के शासकों की वंशावली दी गई है। यहाँ पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। अयोध्या का लेख, ये लेख पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। यह अश्वमेध यज्ञ उसने यवनों पर विजय के उपलक्ष्य में किए थे। बेसनगर का लेख, ये यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। नेचुरल हिस्टोरिका 77 ईसा में प्लिनी ने लैटिन भाषा में ये पुस्तक लिखी थी। इसमें उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईसा से 115 ईसा के बीच किसी अज्ञात यूनानी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। पेरिप्लस का अर्थ है नौचालन चार्ट या यात्री पुस्तिका तथा एरिथ्रियन सी लाल सागर है। इस पुस्तक से भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा ईसवी सन की पहली सदी में भारत की व्यापारिक गतिविधियों का पता चलता है। जियोग्राफी टॉलमी द्वारा 150 ईसा में इस पुस्तक में उन देशों के विविध पक्षों का वर्णन मिलता है जिनके साथ उस समय भूमध्य सागरीय देशों का व्यापारिक संबंध था। नानाघाट अभिलेख, इसकी रचना नागनिका ने की जो सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम की रानी थी। इससे शातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का पता चलता है। नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख, ये शक शासक रुद्रदामन द्वारा 150 ईसा में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। ये चंपू शैली गद्य पद्य मिश्रित का भी प्रथम अभिलेख है। सिक्के, इस काल के सिक्के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अब सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगीं। विदेशी आक्रमण मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया से हिंद यवन, इंडो ग्रीक, शक,
पार्थियाई या पहलव एवं कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया तथा एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। हिंद यवन, इंडो ग्रीक, मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना था। लगभग 250 बीसी में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोट्स एवं पार्थिया के गवर्नर एक्सिस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोट्स II ने अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पुनर्तः अलग कर लिया। सबसे पहला यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम 220 से 175 बीसी था। ईसा पूर्व 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीत लिया और साल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। इसी समय बैक्ट्रिया में यूकेटाइड्स की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ और डेमेट्रियस को बैक्ट्रिया से हाथ धोना पड़ा। यूकेटाइड्स भी भारत की तरफ बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार भारत में यवन साम्राज्य 2 कुलों में बंट गया, डेमेट्रियस एवं यूकेटाइड्स के वंश। डेमेट्रियस वंश राजधानी साल, शियालकोट। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर हुआ। मिनांडर 165 से 145 ईसा ये बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है। इसने गंगा यमुना दोआब पर भी आक्रमण किया। पेरिप्लस में उल्लिखित है कि मिनांडर के सिक्के भड़वौच के बाजारों में खूब चलते थे। हाल ही में कौशाम्बी के पास रेह से उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की कथा है। इसकी राजधानी साल शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। यूकेटाइड्स वंश राजधानी तक्षशिला इस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियालकीड्स था। इसने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया तथा उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म ग्रहण किया। यूनानी संपर्क का प्रभाव। भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों के नाम भी उनसे ही लिए गए। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। गागी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। उसमें लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे वंदनीय हैं। वारामिहिर ने लिखा है कि यद्यपि यूनानी मलयच हैं किंतु ये ज्योतिष के विद्वान हैं और इसीलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। सिक्के बनाने की कला में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने ही पहली बार सोने के लिखित सिक्के चलाए जिन पर एक ओर राजाओं की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति या कुछ अन्य चिन्ह बनाए गए। यूनानियों ने द्विभाषायुक्त सिक्के भी चलाए। हिंद यवन संपर्क के कारण कला की एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक आर्ट का जन्म हुआ। इसका आदर्श रूप कनिष्क के समय की गैंगधार कला में दिखाई पड़ता है। संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होने लगा। पर्दा प्रथा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी हुआ। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। हेलियोडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। संभवतः तपस्या और योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। शक आक्रमण यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा किया। शकों की कुल 5 शाखाएं थीं। उनकी एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई।
भारत में वे मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम उत्तरी क्षत्रप कहलाते थे जो तक्षशिला एवं मथुरा में थे, और दूसरे पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे जो नासिक एवं उज्जैन में थे। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तक्षशिला के शक इसका प्रथम शासक माउस 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा था। इस वंश के कुछ अन्य शासक एजेस और एजेलिसस थे। मथुरा के शक ऐसा माना जाता है कि मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया, जिससे वे भागकर मथुरा आ गए। इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत, विक्रम संवत या मालव संवत 57 ईसा पूर्व की नींव पड़ी। मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजुल था। राजुल के बाद उसका पुत्र शोडास राजा हुआ। नासिक के शक नासिक के क्षत्रपों में दो प्रसिद्ध शासक भूमक और नहपान थे। वे अपने आप को क्षहरात क्षत्रप कहते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध शक शासक नहपान था। नहपान 119 ईसा 124 ईसा। इसके राज्य में काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, पूना आदि शामिल थे। उसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहन राजाओं से छीना था। पेरिप्लस के अनुसार इसकी राजधानी मिंग, भड़वौच और उज्जैन के बीच थी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इसे पराजित कर मार डाला। जोगलथबी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा पुनः अंकित किए गए। नहपान का दामाद सातवाहन शासक ऋषभदत्त या उशावदत्त था। मालवा अथवा उज्जैन के शकैस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, जबकि पहला स्वतंत्र शासक चष्टन था। रुद्रदामन 130-150 ईसा। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ अभिलेख 150 ईसा है। इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय यहाँ का राज्यपाल सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। पार्थियाई या पहलव पार्थियाई मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रडित्स प्रथम 171-130 ईसा पूर्व था, परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफनीज था। गोंडोफनीज 20-41 ईसा। राजधानी तक्षशिला। गोंडोफनीज के शासनकाल का एक अभिलेख तख्तेबही, पेशावर जिले में स्थित से प्राप्त हुआ है। गोंडोफनीज के काल की सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। बाद में वह दक्षिण चला गया और तमिलनाडु में मार डाला गया। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी ई शून्य में आया। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 बीसी में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनु ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया था। इस क्षेत्र में ये कबीला दो शाखाओं में विभक्त हो गया। कनिष्ठ यूची जो तिब्बत की ओर चले गए, ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित किया। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़फिसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। विम कड़फिसेस कुजुल कड़फिसेस की मृत्यु के बाद विम कड़फिसेस गद्दी पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाओ हवानशू से पता चलता है कि उसने
तेनचू की विजय की तथा वहीं अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तेनचू का समीकरण सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। इस प्रकार इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। ये भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि है और दूसरी ओर खरोष्ठ थी। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल आदि अंकित हैं, जो उसके शैव धर्म में आस्था को द्योतित करते हैं। कनिष्क 78-105 ईसा, राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईसा भारत में शक संवत का सूचक है। चीन से युद्ध। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई परंतु बाद में वह विजयी हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कला शैलियाँ। कनिष्क के समय में भारत में दो नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जिसे गैंगधार एवं मथुरा कला शैली कहा जाता है। गैंगधार कला शैली, इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। ये यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इसमें भौतिकता का पुट स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मथुरा कला शैली। इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय पहली शती ई. इसी कला शैली को दिया जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत स्थापित किया गया तथा उसी के पास में एक विशाल संघाराम निर्मित किया गया था। ये संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया। नगर निर्माण। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। सिल्क मार्ग पर अधिकार। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग की तीनों मुख्य शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये मार्ग थे: कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, मर्व से फरात नदी होते हुए भूमध्य सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। सिक्के। कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन के जारी किए। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। विद्वानों को आश्रय। कनिष्क की राजसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इनमें पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राजसभा के रत्न थे। कनिष्क का पुरोहित संगृक्ष था। कनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क 102-106 ईसा। ये कनिष्क का पुत्र था। हुविष्क 106-140 ईसा। इसने कश्मीर में हुश्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई। ये शिव और विष्णु का उपासक था। इसके चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। वासुदेव, ये भी विष्णु एवं शिव का उपासक था। इसके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुषाणों के हाथ से निकल गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। ईरान में ससानियन वंश के तथा पूर्व में नागभारशिव वंश के उदय ने कुषाणों के पतन में योगदान किया। कुषाणों ने केवल स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए। उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए।
मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। पुष्यमित्र शुंग जो इस वंश का संस्थापक था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग 185-149 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे कराने का श्रेय पतंजलि को है। पुष्यमित्र के समय में यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण करवाया तथा अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित करवाई। इसके अतिरिक्त उसे भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारपुत्र तथा महामोदग्लायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। भरहुत स्तूप। ये स्तूप सतना के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। इसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना। वसुमित्र कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र के समय में यवन आक्रमण हुआ। वसुमित्र ने उन्हें सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। वज्रमित्र यह वसुमित्र के बाद शासक हुआ। भागभद्र इसके विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक अंटियालकीड्स ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था। देवभूति ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने करके ईसा पूर्व 75 में कण्व वंश की नींव रखी। ये भी ब्राह्मण वंश था। इसमें केवल 4 शासक ही हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली। आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी राजधानी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र, संस्थापक। सिमुक पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, परंतु अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है, इसीलिए इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन वंश पड़ा। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र दोनों था। शातकर्णी प्रथम इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ किया। इसकी रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी। भूमिदान का ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। हाल इस शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। इसके काल में गुणाढ्य ने वृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। इसी के समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक
पुस्तक संस्कृत में लिखी। गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 से 130 एडी। ये सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसके समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने शक शासक नहपान को हराकर मार डाला। विशिष्टिपुत्र पुलमावी 130 से 154 एडी। इसे शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया क्योंकि इसके भाई शिवश्री शातकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था। शिवश्री शातकर्णी 154 से 165 ईस्वी यह पुलमावी का भाई तथा रुद्रदामन का दामाद था। यज्ञश्री शातकर्णी 165 से 194 ईस्वी। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, जो जलयात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केंद्र प्रतिष्ठान गोवर्धन, आधुनिक नासिक एवं वैजयंती, उत्तरी कनारा थे, किंतु 3री शताब्दी में उनकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी और स्थानीय शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। आभीरों ने उनसे महाराष्ट्र छीन लिया। उत्तरी कनारा जिला और मैसूर के भाग में कुंतल और चुंदू एवं उसके बाद कदम शक्तिशाली हो गए। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लवों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और विदर्भ में वाकाटकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। आभीर वंश इस वंश का संस्थापक ईश्वरसेन था। इसने 248 से 49 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। इसका प्रमुख केंद्र नासिक था। आभीरों का शासन 4वीं सदी ईस्वी तक चलता रहा। इक्ष्वाकु वंश इस वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। पुराणों में इन्हें श्री पर्वतीय तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। ये सातवाहनों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। वीरपुरुष दत्त इसका उत्तराधिकारी हुआ। इसने नागार्जुनीकोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। अमरावती तथा नागार्जुनीकोंडा से उसके लेख में बौद्ध संस्थाओं को दिए जाने वाले दान का विवरण है। शांतमूल द्वितीय इसके बाद शासक हुआ। इस वंश के राजाओं ने 3य शताब्दी के अंत तक शासन किया। तत्पश्चात उनका राज्य कांची के पल्लवों के अधिकार में चला गया। इक्ष्वाकु लोग बौद्ध मत के पोषक थे। चुडुशातकर्णी वंश महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री सदी ई0 में चुडुशातकर्णी वंश का शासन स्थापित हुआ। इनके शासन का अंत कदंबों ने किया। कलिंग का चेदी वंश इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवलकलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। इससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। इस तरह जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर एवं पांड्यों का उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। पांड्य शासक के यहाँ उसने गधे से हल चलवाया था। वाकाटक वंश यह भी ब्राह्मण वंश था। वाकाटकों ने कुल 200 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति 255 से 275 ईस्वी था। इसकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर में थी। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी। इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ किए। रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 ईस्वी। इसने सेतु बंध नामक
पुस्तक की प्राकृत भाषा में रचना की। अजंता की गुफा संख्या 9 एवं 10 वाकाटक काल से ही संबंधित हैं। मौर्योत्तरकालीन संस्कृति प्रशासन कुषाण राजाओं ने चीनी शासकों के अनुरूप देवपुत्र शाही शाठ्यानुशाही जैसी उपाधियां धारण की जो उनकी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास को प्रदर्शित करता है। रोम के शासकों के समान मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल भी प्रारंभ हुई। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों के समय का नानाघाट अभिवैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया। यूनानियों ने सेनानी शासन मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई। मृदभांड भवन निर्माण एवं तकनीकी परिवर्तनशक कुषाण काल में भवन निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इनमें पकी ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में तथा टाइल्स खपड़ों का प्रयोग फर्श और छत दोनों बनाने में किया गया। कुषाणों ने लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया। उन्होंने फुहारों और टोंटियों वाले पात्रों की भी शुरुआत की। शकों और कुषाणों ने पगड़ी ट्यूनिक कुर्ती पाजामा और भारी लंबे कोट चलाए। मध्य एशिया वालों ने यहाँ टोपी शिरस्त्राण और बूट चलाए जिसका इस्तेमाल योद्धा लोग करते थे। शकों और कुषाणों ने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया जो ईसा की दूसरी और तीसरी सदियों की बौद्ध मूर्तियों में दिखाई देते हैं। सामाजिक दशा मौर्योत्तर काल में भी परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र प्रचलित थे किंतु शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला क्योंकि अधिकतर कारीगर शूद्र वर्ण से ही आते थे। अतः अब उनके धन एवं प्रतिष्ठा में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई। इस प्रकार वैश्यों एवं शूद्रों के बीच का अंतर कुछ कम हो गया। फिर भी मनु ने शूद्रों के लिए बड़े कठोर नियम रखे। उनका कार्य तीनों वर्णों की सेवा ही था। इस काल के विदेशी शासकों को मलयच कहकर पुकारा गया, परंतु उन्हें निम्न क्षत्रिय वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। मनु यद्यपि कट्टर ब्राह्मणवादी थे, किंतु उनकी स्मृति में लगभग 60 वर्ण संकरों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि वे पर्याप्त यथार्थवादी भी थे। साहित्य नाट्य शास्त्र इसके लेखक भरत मुनि हैं। महाभाष्य ये पतंजलि की रचना है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। गाथा सप्तशती यह प्राकृत भाषा में सातवाहन शासक हाल की रचना है। इसमें हाल की प्रेम गाथाओं का वर्णन है। ये पुस्तक मुक्तक काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। कामसूत्र इसका लेखक वात्स्यायन है। मनुस्मृति ये ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसा की दूसरी सदी के बीच लिखी गई। बुद्ध चरित इसका लेखक अश्वघोष है। सौंदरानंद इसके भी लेखक अश्वघोष हैं। ये बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। स्वप्न वासुदत्ता भास द्वारा रचित यह नाटक वत्सराज उदयन एवं वासुदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त है। बृहत कथा कोश इसके लेखक गुणाद्य हैं। यह मूलतः पैशाची प्राकृत में लिखा गया था तथा इसमें लगभग 1 लाख पद्यों का संग्रह था, परंतु दुर्भाग्यवश ये ग्रंथ आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। कातंत्र यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित सर्ववर्मन की रचना है। हाल की एक रानी मलयवती ने हाल को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप कातंत्र की रचना की गई। आर्थिक दशा मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जा सकता है। इस काल में शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति हुई। सिक्के अत्यधिक मात्रा में प्रचलित हुए तथा बंदरगाहों एवं नगर मार्गों का संपूर्ण भारत में जाल बिछ गया।
इसी समय भूमिदान की अक्षयनीवी प्रणाली की भी शुरुआत हुई। भूमिदान, सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अक्षयनीवी प्रणाली की शुरुआत की। इसका आशय है भू राजस्व का स्थायी दान। अक्षयनीवी दो शब्दों अक्षय और नीवी से मिलकर बना है। अक्षय का अर्थ है जो क्षय न हो, जबकि नीवी का अर्थ है मूलधन। शिल्प मौर्योत्तर काल में कारीगरी एवं शिल्पों का विलक्षण विकास हुआ। इस काल के ग्रंथों में शिल्पों के जितने प्रकार मिलते हैं उतने पहले के लेखों में नहीं मिलते। मौर्य पूर्व काल के दीघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, तो इस काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का उल्लेख है। मिलिंदपन्हों में 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंधित हैं। मिलिंदपन्हों में उल्लिखित व्यवसायों में से 8 सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, पीतल, लोहा आदि धातुओं से संबंधित हैं। साहित्यिक स्रोतों में तो शिल्पियों को अधिकतर नगरों से जोड़ा गया है, किंतु कुछ उत्खननों से प्रकट होता है कि वे गांवों में भी बसते थे। तेलंगाना स्थित करीमनगर के एक गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग मोहल्लों में रहते थे तथा कृषि मजदूर एवं अन्य मजदूर एक दूसरे छोर पर बसते थे। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। व्यापारियों ने भी अपनी श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों का प्रमुख संकेंद्रण मथुरा तथा पश्चिमी दक्कन में गोवर्धन नामक नगर में था। ये श्रेणियां व्यापार के अलावा महाजन का भी कार्य करती थीं। मथुरा क्षेत्र के एक लेख से पता चलता है कि एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगरों के पास धन जमा कराया था ताकि वे उसकी मासिक आय से लगभग 700 ब्राह्मणों के निर्वाह की व्यवस्था कर सकें। इसी तरह विदिशा के हस्तिदंत शिल्पियों की एक श्रेणी ने सांची स्तूप के चारों ओर कटघरों तथा प्रवेश द्वारों पर पाषाण शिल्प का उत्कीर्णन कराया। प्रत्येक श्रेणी का अपना तमगा, पताका एवं मुहर होती थी। मौर्योत्तर राज व्यवस्था की एक उल्लेखनीय बात यह है कि ईसा पूर्व दूसरी तथा पहली शताब्दी में उत्तर भारत में कम से कम 1 दर्जन ऐसे नगर थे जो लगभग स्वशासी संगठनों की तरह काम करते थे। इन नगरों के व्यापारियों के संघ सिक्के जारी करते थे। तक्षशिला में उत्खनन से प्राप्त हुए 5 सिक्कों में निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। गंधिकों, जिसका शाब्दिक अर्थ गंध विक्रेता है किंतु वास्तविक अर्थ व्यापारी है, के संघ के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। त्रिपुरी, माहिष्मती, विदिशा, एर्न, माध्यमिका, वाराणसी आदि नगरों के नामों का उल्लेख भी उनकी ताम्र मुद्राओं में हुआ है। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग मौर्योत्तर काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। पतंजलि मथुरा के शाटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र के बारे में वर्णन करता है। उरायूर एवं अरिकमेडू से ईंटों के बने रंगाई के हौस प्राप्त हुए हैं। लोहा और इस्पात उद्योग मौर्योत्तर काल में लोहा और इस्पात उद्योग प्रसिद्ध था। लोहा और इस्पात की तकनीक में भारी वृद्धि हुई। आंध्र का करीमनगर और नालगोंडा जिले जो तेलंगाना क्षेत्र में आते हैं, लोहा और इस्पात के सबसे प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ से लोहे के औजार, तराजू की डंडी, मूठ वाले फावड़े, कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, फाल, उस्त्रा और करछौल आदि लोहे की वस्तुएं मिली हैं। भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात पार्थियाई और अबीसिनियाई बंदरगाहों को होता था। सीसा उद्योग भारत में सीसा ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में आकर प्राप्त की। नालगोंडा जिले के यलेश्वरम से मूर्तिकाएं और उसके निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। मूर्तिकाएं और उसके सांचे कोंडापुर, हैदराबाद में भी पाए गए हैं। रोम की सीसे की वस्तुएं तक्षशिला और
अफगानिस्तान में मिली हैं हस्ती दंत शिल्प उद्योग। इस काल में हाथी दांत के निर्माण का उद्योग भी खूब फूला फला। विदिशा में हस्ती दंत शिल्पियों की एक श्रेणी थी जिसने सांची स्तूप के रेलिंग की मरम्मत करवाई थी। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में मिली हैं। इस समय लोहा मगध से, नमक पंजाब से, हीरे कश्मीर, कोसल, विदर्भ और कलिंग से, तांबा राजस्थान से, मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त किए जाते थे। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से प्राप्त करते थे। सिकेंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए। इनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक तरफ यूनानी भाषा एवं लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा एवं खरोष्ठी लिपि में। इंडो ग्रीक शासकों ने सोने, तांबे एवं चांदी के सिक्के चलाए। इनके स्वर्ण सिक्के स्टेटर कहे जाते थे, जो वजन में 133 ग्रेन के होते थे। इनके चांदी के सिक्कों में ड्रम 82.2 ग्रेन का, हेमी ड्रम 33.6 ग्रेन का तथा ओबाल का 11.6 ग्रेन का होता था। कुषाण शासकों के स्वर्ण सिक्के रोमन मानक के बराबर होते थे। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के थे। हुविष्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इनमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि शामिल हैं। कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। इनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। संक्षेप में इस काल के प्रमुख सिक्के निम्नलिखित थे। सोने के सिक्के निष्क, स्वर्ण, पलचांदी के सिक्के शतमान, तांबे के सिक्के कशकीनी कारशापन ये सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा आदि सभी धातुओं का होता था। व्यापार मौर्योत्तर कालीन व्यापार की सबसे प्रमुख विशेषता भारत का रोम के साथ फलता फूलता विदेशी व्यापार था। यह व्यापार रोम के शासकों ऑगस्टस, टाइबेरियस एवं नीरो के समय था। सबसे अधिक व्यापार ऑगस्टस के काल में हुआ। उसके स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। यह व्यापार भारत के पक्ष में था। इससे भारत को सालाना 55 करोड़ सेस्टर्स की आय होती थी। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में रोम से सारा सोना भारत पहुंचने पर दुख व्यक्त किया है। इस व्यापार में सहायता पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित थे। मानसून की खोज 48 ईस्वी में हिप्पाल्स नामक ग्रीक नाविक द्वारा। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका 77 ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखित। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 से 115 ईस्वी में अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ। जियोग्राफी टॉलमी द्वारा 150 ईस्वी में ग्रीक भाषा में लिखित। इन ग्रंथों से विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में सहायता मिली। प्रमुख बंदरगाह पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मौर्योत्तर काल के प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन प्राप्त होता है। ये निम्नलिखित हैं। बैरीगाजा या भड़ौच, इसे भरेगू कच्छ भी कहा जाता है। ये भारत के पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार था। पश्चिमी देशों के साथ अधिकांश व्यापार इसी के माध्यम से होता था। यहाँ की आयातित वस्तुओं में इटली, यूनान और अरब की मदिरा प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त तांबा, टिन, जस्ता, मूंगा, पुखराज, मीठी तिपतिया घास, कांच, लाल हरताल, सुरमा, विभिन्न प्रकार के मरहम एवं सोने तथा चांदी की मुद्राएं भी प्रमुख आयातित वस्तुएं थीं। यहाँ से निर्यातित वस्तुओं में मसाले, जटामांसी, मालाबर्थम, हीरे, नीलम, कछुए की पीठ की हड्डी, हाथी दांत एवं उससे बनी वस्तुएं तथा रेशम के वस्त्र प्रमुख थे। बार्बेरिकम ये सिंधु के मुहाने पर स्थित था।
यहाँ आयातित वस्तुओं में श्रम वस्त्र, पुखराज, मूंगा, लोहबान, कांच, मदिरा और सोने चांदी के सिक्के प्रमुख थे। यहाँ से निर्यातित वस्तुओं में अनेक प्रकार के मसाले, फिरोजा, नीलम, मलमल, रेशम के धागे, नील आदि शामिल थे। अरिकमेडो आधुनिक पांडिचेरी में स्थित इस बंदरगाह का नाम पेरिप्लस में पैडॉक मिलता है। यहाँ 1945 में हुई विस्तृत खुदाई में एक रोमन बस्ती मिली है, जहाँ से रोम निवासियों की रुचि तथा उनके द्वारा दिए गए नमूनों के अनुसार मलमल तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करके रोम भेजा जाता था। यहाँ से रोम की बनी हुई अनेक वस्तुएं जैसे दीप का टुकड़ा, बर्तन, सुराही आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आयातित वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, कांच एवं मिट्टी की मूर्तियाँ, मदिरा एवं सोने चांदी के सिक्के प्रमुख थे। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मलमल और मोती का विशेष महत्व था। 4. कोरकई यह पांड्यों की बंदरगाह राजधानी थी। पेरिप्लस में इसका नाम कालची मिलता है। यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। 5. मुजिरिस ये चेर राज्य में स्थित था। इसका एक नाम क्रेंगनोर भी था। यहाँ सोने और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। निर्यातित वस्तुओं में हाथी दांत की बनी वस्तुएं, लंका से लाए गए मोती, मसाले, मालाबार्थम, उपटन, लोहे एवं लकड़ी की बनी वस्तुएं प्रमुख थीं। 6. सेमिलिया इसका एक नाम चौल है। यह महाराष्ट्र में स्थित था। 7. सोपारा आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह था। 8. नौरा आधुनिक किन्नौर में स्थित। 9. टिंडिस आधुनिक पोन्नानी में स्थित। 10. मुसिरी या मुजिरिस चेर राज्य में स्थित। 11. नेल्सिंडा आधुनिक आंध्र में स्थित। 12. बंदर चेर राज्य का बंदरगाह। 13. कमारा, कावेरी पत्तनम। 14. कोडाकशाला, घंटशाला। 15. ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित। मौर्योत्तर काल में इथोपिया से हाथी दांत और सोना आता था। ये भारतीय मलमल के लिए बाजार भी था। सोकोत्रा का द्वीप डायस्कोराइट्स विनिमय का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भारतीय जलयान चावल, गेहूं, कपड़ा और दासियां यहाँ लाते थे तथा कछुए के पीछे की हड्डी यहाँ से ले जाते थे। चीन से भी व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। चीनी वस्त्रों को चीनपट कहा जाता था, जबकि बांस का नाम कीचक पड़ गया। 65 ईस्वी में प्रथम बौद्ध प्रचारक चीन पहुंचे। उन्होंने लोपान की सुप्रसिद्ध व्हाइट हाउस मोनेस्ट्री को अपना आवास बनाया। पांड्य शासकों ने 25 ईसा पूर्व में भड़ौच से रोम को एक राजदूत वर्ग भेजा। इसमें चीता, तीतर, सर्प, कछुआ, एक भिक्षु तथा भुजा विहीन लड़का शामिल था। ये राजदूत वर्ग 21 ईसा पूर्व में अगस्त्स के दरबार में पहुंचा। रोमवासियों की मसालों की मांग के कारण भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का विस्तार हुआ। इसमें भारत के पश्चिमी दक्षिणी तट के वणिक समुदाय ने पहल की और वे जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया तथा बोर्नियो जैसे मसाला पैदा करने वाले देशों में पहुंचे। इस संपूर्ण व्यापार में सबसे अधिक फायदा सातवाहनों को हुआ।